नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 अक्टूबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहला आर्टिकल माइक्रो फाइनेंस से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। दूसरा इशू चाइना के द्वारा चाइना की बड़ी टेक कंपनीज के ऊपर जो डंडा चलाया जा रहा है, यानी उनके एक्सपेंशन को रोका जा रहा है, इस इशू से संबंधित है, आखिरकार क्यों। तीसरा आर्टिकल यहाँ पे ओकस से संबंधित है। देखो, ओकस से संबंधित तो हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, तो ऑलरेडी जो डिस्कस किया जा चुका है वो हम रिपीट नहीं करेंगे। जो नए पॉइंट्स इस आर्टिकल से निकल के आते हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनको एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आरबीआई के माइक्रो फाइनेंस से संबंधित प्रपोजल के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। इससे पहले कि हम आर्टिकल डिस्कस करना स्टार्ट करें, आप एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दीजिए। माइक्रो फाइनेंस से आप क्या समझते हो? देखो, माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू लो इनकम क्लाइंट्स। लो इनकम क्लाइंट्स वर्ड यहां पे जरूरी है। लो इनकम क्लाइंट्स जैसे देखो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर है या फिर छोटा किसान है, जिसको अगर लोन भी लेना है तो ज़्यादा लोन नहीं चाहिए, 30,000 का, 50,000 का, 1 लाख का। तो ऐसे लो इनकम क्लाइंट्स जो देखो परंपरागत रूप से बैंकिंग सर्विसेज को अवेल नहीं कर पाए हैं, मनी लेंडर से उन्हें मजबूरी में लोन लेना पड़ता था, तो ऐसे लो इनकम क्लाइंट्स को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। फाइनेंशियल सर्विसेज में सिर्फ देखो लोन नहीं, दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे इंश्योरेंस, रेमिटेंस, पेंशन, ये सब चीज़ें भी फाइनेंशियल सर्विसेज में आ जाती हैं। तो लो इनकम क्लाइंट्स के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज का प्रोविजन करना, ये मतलब है माइक्रो फाइनेंस का। ऐसे लो इनकम क्लाइंट्स जो परंपरागत रूप से बैंकिंग सर्विसेज को नहीं अवेल कर पाए हैं। कंटेक्स्ट ये है, जून 2021 में आरबीआई ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया माइक्रो फाइनेंस के ऊपर, कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट ऑन रेगुलेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस। आरबीआई को लगा तो ऐसा, अगर इस डॉक्यूमेंट में जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो और ज़्यादा गरीब लोगों को माइक्रो फाइनेंस मिलेगा। इसके अलावा लैंडर्स यानी लो इनकम क्लाइंट्स को माइक्रो फाइनेंस देते हैं, उनके बीच में कंपटीशन पैदा होगा, जिससे इंटरेस्ट और ज़्यादा कम हो जाएगा माइक्रो फाइनेंस पर। यानी लो इनकम क्लाइंट्स को जब माइक्रो फाइनेंस मिलेगा, लो क्रेडिट मिलेगा, तो कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। ऐसा आरबीआई को लगा था अगर इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। बट राइटर कुछ अलग मानते हैं। राइटर कहते हैं अगर आरबीआई ने इस डॉक्यूमेंट को इंप्लीमेंट कर दिया तो फिर इसके बाद गरीब लोगों को बल्कि और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा। तो आरबीआई की अलग सोच है, इस डॉक्यूमेंट के बारे में राइटर की अलग सोच है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपके मन में ये आया होगा, इस डॉक्यूमेंट में आखिरकार है क्या, जिसकी वजह से दोनों की अलग अलग सोच है। देखो, इस डॉक्यूमेंट में यानी जून 2021 में आरबीआई ने जो ये कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट ऑन रेगुलेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस रिलीज किया ना, इस डॉक्यूमेंट में प्रोविजन ये किया गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो लोन दिया जाता है ना, जो माइक्रो फाइनेंस दिया जाता है लो इनकम क्लाइंट्स को, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट पर एक लिमिटेशन अभी तक आरबीआई ने लगा के रखी थी। डॉक्यूमेंट में यह सजेशन किया गया है कि उस लिमिटेशन को हटा दिया जाए। लिमिटेशन क्या है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप सिंपल वर्ड्स में ये समझिए, अभी तक देखो एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा लो इनकम क्लाइंट्स को जो माइक्रो फाइनेंस दिया जाता है ना, उसके ऊपर आरबीआई ने एक लिमिट लगा रखी है, मतलब इंटरेस्ट रेट पर एक लिमिट लगा के रखी है कि आप जो माइक्रो फाइनेंस दोगे उसके ऊपर इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आप नहीं वसूल सकते। अब सजेशन ये दिया है इस डॉक्यूमेंट में आरबीआई ने कि उस इंटरेस्ट रेट पर लगी लिमिट को हटा लिया जाए। राइटर ये कहते हैं फिर तो देखो 50% तक इंटरेस्ट रेट वसूल लेंगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जबकि आरबीआई को ये लगता है इंटरेस्ट रेट पर लगी लिमिट को हटा लिया जाएगा तो फिर एक कंपटीशन पैदा होगा एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बीच, और कंपटीशन की वजह से इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। और करंट गाइडलाइंस के हिसाब से एनबीएफसी, एमएफआई यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इनके द्वारा मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट कितना वसूला जा सकता था, यहां पर देखिए, कॉस्ट ऑफ फंड्स प्लस ए मार्जिन ऑफ 10% फॉर लार्ज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। अगर देखो वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जिनका लोन पोर्टफोलियो 100 करोड़ से ज़्यादा है,
तो ऐसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जितना फंड्स पे लागत आई है उसका 10% मार्जिन इंक्रीज करके इंटरेस्ट रेट वसूल सकते थे। और वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो बड़े नहीं हैं, जिनका लोन पोर्टफोलियो 100 करोड़ से छोटा है, वो कॉस्ट ऑफ फंड्स प्लस ए मार्जिन ऑफ 12% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट वसूल सकते थे। लेकिन यहाँ पे बीच में और है। और का क्या मतलब है? या तो ये कंडीशन या फिर एक दूसरी चीज़ है। जो 5 लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक्स हैं जैसे SBI, HDFC, ये जो 5 लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक्स हैं ना, इनका जो एवरेज बेस रेट है, फॉर एग्जांपल एवरेज बेस रेट है 7.98%, इनटू में 2.75 टाइम्स। इतना इंटरेस्ट रेट करंट गाइडलाइंस के हिसाब से NBFC MFI के द्वारा वसूला जा सकता है। अब आपके मन में आया होगा, अरे इतनी सारी कंडीशंस होगी, कोई एक कंडीशन बताओ ना। देखो, ये और से पहले जो है ना, वो या फिर और के नीचे जो है एवरेज बेस रेट इनटू में 2.75 टाइम्स है। इन दोनों में से लोएस्ट जो इंटरेस्ट रेट है ना, बस उतना ही वसूला जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो आप स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स और NBFC MFIs की वेबसाइट्स देखोगे ना, तो जब वो माइक्रो फाइनेंस देते हैं तो कितना इंटरेस्ट रेट वसूलते हैं? 22 से 26% के बीच में। कोशिश तो ये होनी चाहिए थी RBI की कि इतना ज़्यादा जब वो इंटरेस्ट रेट वसूलते हैं 22 से 26% के बीच में, तो इसे कम करना। लेकिन इसे कम करने के बजाय RBI ने तो अपने डॉक्यूमेंट में रेकमेंड किया है कि इस लिमिटेशन को ही हटा दिया जाए। इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया गया है कि कॉमर्शियल बैंक्स जैसे SBI, PNB, HDFC ये ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस दें लो इनकम क्लाइंट्स को। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया तमिलनाडु के 2 गांव में, और उस सर्वे से काफ़ी महत्वपूर्ण बातें निकल के सामने आती हैं माइक्रो फाइनेंस से संबंधित। पहली चीज़, ये जो अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंस लोन्स होते हैं ना, इनकी सिग्निफिकेंस देखो काफ़ी ज़्यादा है गरीब से गरीब परिवारों के लिए। वेज वर्कर्स जो डेली वेज पे काम करते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोग, उनको फ़ायदा होता है इन माइक्रो फाइनेंस लोन्स का। और रेयरली ऐसा होता है कि ये जो 30,000, 50,000, 1 लाख तक का लोन लेते हैं, इसे वो प्रोडक्टिव काम के लिए इस्तेमाल करें। प्रोडक्टिव काम जैसे देखो, ये माइक्रो फाइनेंस लेकर किसी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया हो और उससे रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो गई हो, नहीं। ये जो लो इनकम क्लाइंट्स माइक्रो फाइनेंस लेते हैं ना, ज़्यादातर समय इस माइक्रो फाइनेंस का इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे खर्चे के लिए। जैसे खाने के लिए राशन नहीं है, वो ले लिया, या फिर घर रिपेयर करवा लिया। प्रोडक्टिव काम कम करते हैं माइक्रो फाइनेंस की सहायता से लो इनकम क्लाइंट्स। तो इन गरीब परिवारों को जो इतना इंटरेस्ट रेट भरना पड़ता है माइक्रो फाइनेंस पे 22 से लेकर 26% के बीच में, इसे आप कंपेयर कीजिए दूसरे तरह के लोन से। जैसे देखो, तमिलनाडु में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी क्रॉप लोन देती है किसानों को। कितने इंटरेस्ट रेट पर? अगर देखो 8 महीने के अंदर अंदर वो क्रॉप लोन रीपे कर दिया ना, वापस पे कर दिया, तो 0 इंटरेस्ट चार्ज लगेगा। किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स की आप बात कर लीजिए, बैंक्स कितना चार्ज करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड से अगर किसान लोन लेते हैं। अगर देखो 12 महीने के अंदर अंदर लोन वापस कर दिया तो इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ 4%। वैसे 9% लगता है, लेकिन 5% की सरकार सब्सिडी दे देती है, इंटरेस्ट सबवेंशन हो जाता है। तो 12 महीने के अंदर वापस कर दिया जाए तो किसानों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा सिर्फ 4%, और नहीं पे किया जाता है तो पेनल्टी लगेगी 11% की। और दूसरे देख लीजिए, SBI और ये जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, ये एजुकेशन लोन देती हैं, हाउस लोन देती हैं, तो कितने इंटरेस्ट रेट पे देते हैं? 9% से लेके 12% के बीच में। हाउस लोन तो है और भी सस्ता है, लेकिन हाँ, हाउस लोन फिर सिक्योर्ड होता है, कागजात गिरवी रखने पड़ते हैं। तो कुल मिला के राइटर का पॉइंट ये है, माइक्रो फाइनेंस इतना ज़्यादा महंगा जबकि वो गरीब से गरीब परिवारों को मिलता है, 22% से लेके 26% तक का इंटरेस्ट रेट, जबकि उनके लिए तो बल्कि इंटरेस्ट रेट और भी कम होना चाहिए। आप बताइए इतना महंगा उनके लिए क्यों? क्या कोई सॉल्यूशन, मतलब क्या कोई आंसर आपके दिमाग में आता है कि उनके लिए इतना इंटरेस्ट रेट हाई क्यों होता है? वही बात देखो जो अभी मैंने बोली, ये जो लो इनकम क्लाइंट्स को लोन दिया जाता है ना, ये बिना किसी कोलेटरल के होता है। इसके लिए उन्हें कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती, इसलिए डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं।
आप हाउस लोन लेने जाते हो, एजुकेशनल लोन लेने जाते हो, तो आपके कुछ ना कुछ पेपर्स गिरवी रख लिए जाते हैं बैंक को, या फिर दूसरे जो भी इंस्टीट्यूशन जिसने लोन दिया है उसको कुछ ना कुछ एश्योरेंस होता है कि ये बंदा लोन लौटा देगा, कागजात हमारे पास में है या फिर एजुकेशनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में है, इसलिए वो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है। कार पे आप लोन लेते हो, कार के कागज तो वो रख लेते हैं ना। जबकि ये माइक्रो फाइनेंस जो मिलता है ये बिना किसी कोलेटरल के मिलता है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हाई होता है। इसके जवाब में राइटर ये कहते हैं, भैया एक बात बताओ, जब कोई इंस्टीट्यूशन माइक्रो फाइनेंस देता है ना तो बकायदा उसका इंश्योरेंस होता है कि कल को अगर जिसने माइक्रो फाइनेंस लिया है उसकी डेथ हो गई, डिफॉल्ट हो गई, तो इंश्योरेंस होगा, तो जिस इंस्टीट्यूशन ने माइक्रो फाइनेंस दिया है उसको तो उसका पैसा मिल जाएगा। और ये जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है ना वो भी उसी से वसूला जाता है जिसको माइक्रो फाइनेंस दिया गया है, यानी वो गरीब व्यक्ति जिसको माइक्रो फाइनेंस मिला है उसी से इंश्योरेंस का प्रीमियम वसूला जाता है। तो क्वेश्चन यही उठता है, जब इंस्टीट्यूशन ने तो अपना इंश्योरेंस करवा लिया ना माइक्रो फाइनेंस का, माइक्रो क्रेडिट जो मिला है उसका इंश्योरेंस हो गया, प्रीमियम भी उसी पर्सन से वसूला जाता है जिसको माइक्रो फाइनेंस दिया गया है, तो फिर इतनी ज्यादा इंटरेस्ट रेट क्यों? अभी तो हमने आर्गुमेंट सुना ना कि कोलेटरल नहीं होता, कोई चीज गिरवी नहीं रखी होती, इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलता है। भैया फिर इंश्योरेंस का पैसा भी तो आप उसी से वसूल रहे हो ना जिसको माइक्रो फाइनेंस दिया गया है, तो फिर तो कोई लॉजिक बनता नहीं इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट का। इसके बाद क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो बोरोअर है, लो इनकम क्लाइंट जो माइक्रो फाइनेंस लेता है, क्या वो इन सब चार्जेस को समझता है कि इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट, 1% प्रोसेसिंग फीस भी वसूलता है इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस का प्रीमियम भी वसूलता है, क्या एक बोरोअर ये सारा मैकेनिज्म समझता है? इसका आंसर है नो। क्योंकि देखो लो इनकम क्लाइंट्स ज्यादातर देखो पढ़े लिखे होते नहीं है, एक शेड्यूल बना के दे दिया जाता है, कार्ड बना के उनको दे दिया जाता है इंस्टीट्यूशन के द्वारा कि हर महीने आपको ये रीपेमेंट करनी है, जब जब वो रीपेमेंट करते हैं तो टिक लगा दिया जाता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। गाइडलाइंस ये कहती हैं कि जो कलेक्टर हैं, यानी लोन लिया है किसी लो इनकम क्लाइंट ने, उसका पैसा वसूलने के लिए इंस्टीट्यूशन के लोग बोरोअर के घर नहीं जा सकते, लेकिन अक्सर ये शिकायत रहती है बोरोअर की कि कलेक्टर घर आ जाता है पैसा लेने और पड़ोसियों के सामने बेइज्जत किया जाता है, तो उन्हें उनकी जो डिग्निटी है वो वायलेट होती है। आरबीआई की गाइडलाइंस में कहा तो देखो ये भी गया है कि जब कोई लो इनकम क्लाइंट माइक्रो फाइनेंस लौटा नहीं पाता ना, तो उसके ग्रुप में, चूंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ये लोन दिया जाता है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो बाकी मेंबर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे, उस पर्सन की हेल्प करेंगे माइक्रो फाइनेंस लौटाने में, और सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो लीडर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। बट राइटर कहते हैं हमने जो सर्वे कंडक्ट किया ना, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ध्यान में रखते हुए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ने लोन दिया ही नहीं, फर्जी ग्रुप एक्टिविटीज दिखा दी लोन देने के लिए। लास्ट में अब बारी आती है कंक्लूजन की। कंक्लूजन में राइटर के द्वारा ये कहा जाता है, देखो 1990s में तो ये जो ज़्यादातर माइक्रो फाइनेंस है ना, ये शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता था, जैसे SBI, PNB, ये सब बैंक। या तो ये माइक्रो फाइनेंस ये कॉमर्शियल बैंक्स डायरेक्टली प्रोवाइड करते थे या फिर NGOs के थ्रू प्रोवाइड करते थे, लेकिन ज़्यादा रेगुलेशन था नहीं, रिटर्न्स ज़्यादा मिल सकते थे। इस वजह से फॉर प्रॉफिट फाइनेंशियल एजेंसीज जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इनका फ्लड सा आ गया। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है ना, वो बैंकों की तरह डिपॉजिट वगैरह नहीं लेती, तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में इस प्रकार की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का फ्लड सा आ गया माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में। कई सारे स्टेट्स में तो क्राइसिस भी पैदा हुए, जैसे आंध्र प्रदेश में माइक्रो फाइनेंस से संबंधित क्राइसिस पैदा हो गए, वहाँ पे बहुत से लोगों ने सुसाइड भी किया क्योंकि माल प्रैक्टिसेस की जा रही थी इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा लोन वसूलने के लिए। तो आंध्र प्रदेश के माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस के बाद एक कमेटी गठित की गई थी आरबीआई के द्वारा, मालेगांव कमेटी, और मालेगांव कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद दिसंबर 2011 में NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आया उन्हें रेगुलेट करने के लिए। लेकिन इसके बाद आरबीआई ने नए प्राइवेट लेंडर को अलाउ कर दिया, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक देखो होते तो कमर्शियल बैंक्स की तरह हैं, SBI की तरह, लेकिन इनका फोकस मेन इन्हीं लो इनकम क्लाइंट्स पे होता है। थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे 75% जो लोन है ये स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स ये प्राइवेटी सेक्टर वालों को दे सकते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशंस होती हैं स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स के साथ। कुछ एग्जांपल्स की बात करें
ये लिस्ट है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स की। समझ गए? होते ये शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की तरह ही हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि ब्रांच कहाँ ओपन कर सकते हो। 75% आप अपना जो लोन है वो प्राइवेटी सेक्टर वालों को दोगे। तो ये भी काफ़ी सारे आ गए, इन्होंने भी लो इनकम क्लाइंट्स को माइक्रो फाइनेंस देना स्टार्ट किया। तो अभी सिचुएशन ये है 31% जो माइक्रो फाइनेंस दिया जाता है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दिया जाता है। ये बैंकिंग एक्टिविटी नहीं करते, मतलब डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट नहीं करते। 19% जो माइक्रो फाइनेंस है वो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स के द्वारा दिया जाता है और 9% दिया जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के द्वारा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा कितना माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है? 41%। लेकिन देखो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो माइक्रो फाइनेंस का शेयर है ना वो और कम होगा, क्योंकि आरबीआई जो ये डॉक्यूमेंट लेके आई है ना, इसकी वजह से ये इस प्रकार के जो फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है ना, जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से आते हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी। और अब तो आरबीआई ने डॉक्यूमेंट में कहा है कि हम इंटरेस्ट रेट पर जो कैप है वो भी हटा देते हैं, तो बल्कि वो और ज्यादा इंटरेस्ट रेट वसूल सकेंगे। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन ने इस डॉक्यूमेंट के जवाब में कहा कि देखो ज़्यादातर ये जो माइक्रो फाइनेंस है ना, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा लिया जाता है, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा। तो मैक्सिमम माइक्रो फाइनेंस पे जो इंटरेस्ट रेट होना चाहिए 12% पर एनम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये पूरा इशू हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल चाइना की सरकार के द्वारा चाइना की बड़ी कंपनीज के ऊपर डंडा चलाने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो पिछले साल की ये बात है, चाइना में एंट ग्रुप जो कि अलीबाबा फेमस कंपनी है ना, उसका फिनटेक ब्रांच है ये एंट ग्रुप। एंट ग्रुप एक आईपीओ रिलीज करने वाला था, जैसे जोमेटो ने किया। इस आईपीओ को रिलीज करके एंट ग्रुप $37 बिलियन इकट्ठा करने वाला था और वैल्यूएशन हो गई थी इसकी टोटल $300 बिलियन। बट देखो चाइना ने रोक दिया एंट ग्रुप को आईपीओ लॉन्च करने से। इसे देखा गया, चाइना की सरकार के इस एक्शन को देखा गया जैक मा, जिनकी ये अलीबाबा कंपनी है, कि चाइना की सरकार जैक मा को रोकना चाहती है। उन्होंने क्या किया था, क्रिटिसाइज कर दिया था चाइना की सरकार को। जैक मा ने बोला था कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो इनोवेशन को रोक रही है, उनकी टेक पॉलिसीज अच्छी नहीं है। तो एक्सपर्ट्स ने समझा कि जैक मा की स्टेटमेंट के कारण चाइना की सरकार ने उनकी एंट ग्रुप के अगेंस्ट ये एक्शन लिया और एंट ग्रुप को आईपीओ लॉन्च करने से रोका। बट देखो उस बात को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। उसके बाद से अभी तक हर हफ्ते हम देखते हैं चाइना की जो सरकार है इन बड़ी चाइनीज टेक कंपनीज के अगेंस्ट कुछ ना कुछ रेगुलेशन लेके आती है। जैसे एंटी ट्रस्ट लॉ कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए होते हैं, एंटी मोनोपोली लॉ मोनोपोली को रोकने के लिए होते हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोब्स इन प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम को कंट्रोल करने के लिए। मतलब इन बड़ी टेक कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए चाइना की जो सरकार है वो बहुत सारे कानून, बहुत सारे रेगुलेशन लेके आई है, जिसकी वजह से चाइना की इन बड़ी टेक कंपनीज की जो वैल्यूएशन है वो $1.5 ट्रिलियन से ज्यादा कम हो चुकी है। बट क्वेश्चन ये उठता है, चाइना की सरकार आखिरकार ऐसा कर क्यों रही है? चाइना की कंपनीज की वैल्यूएशन कम होगी तो इससे चाइना को ही नुकसान है ना। देखो ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है ना बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई हैं। कल को ये चाइना के लोगों की राय भी बदल सकती हैं। इतना सारा डेटा इन कंपनीज के पास में होता है। तो चाइना की सरकार को लगता है कि कल को तो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनको भी दिक्कत हो जाएगी, उनको भी चैलेंज करने लगेगी ये कंपनीज। तो उस चुनौती से निपटने के लिए अभी से एक्शन ले रही है चाइना की सरकार। बट देखो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, चाइना की सरकार जो है ना बहुत चालाक है। ये सारी जो टेक कंपनीज जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया है ना, ये सॉफ्ट टेक हैं, यानी ये सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है कहीं ना कहीं, हार्ड टेक कंपनीज नहीं है। हार्ड टेक कंपनीज जैसे हार्डवेयर वाली कंपनीज, सेमीकंडक्टर चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, बैटरी, एविएशन, स्पेस टेक, इन कंपनीज पर चाइना की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है, बल्कि इन कंपनीज को चाइना की सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है ताकि ये जो कंपनीज हैं ग्लोबल लेवल पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो। इन कंपनीज की सहायता से चाइना जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल एज हासिल करना चाहता है दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में। चाइना की जो ये कंपनीज है ना ZTE, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड कंपनीज हैं, स्टेट ओन कंपनीज हैं, जैसे हुवई है।
इनकी टेक्नोलॉजी को चाइना सपोर्ट करना चाहता है। चाइना चाहता है ये कंपनीज और ज़्यादा पावरफुल हों और ज़्यादा इनोवेशन लेके आएँ ताकि ग्लोबल मार्केट में इनका डोमिनेंस इस्टेब्लिश हो। अब क्वेश्चन उठता है, चाइना की ये स्ट्रेटजी है तो इंडिया क्या कुछ सीख सकता है? देखो, एक चीज़ तो साफ है, अब चाइना की ये जो टेक कंपनीज जिनके खिलाफ चाइना ने एक्शन लिया है, उनसे इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाला है बहुत, तभी तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है ना इन्हें। तो वो पैसा अब इंडिया में आ सकता है। जैसे यूएसए का कोई इन्वेस्टर था जिसने चाइना की टेक कंपनीज में पैसा लगा के रखा था, वो पैसा अब इन्वेस्ट करेगा इंडिया में। लेकिन देखो, बात वही है, तो इंडिया में भी ये पैसा आएगा तो फिर इंडिया की किसी कंज्यूमर टेक कंपनीज में आएगा ना, इसी प्रकार की डेटा कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी में आएगा। हम ये चाहते हैं कि इंडिया भी चाइना की तरह जो हार्ड टेक कंपनीज हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कंपनी, जो 3D मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कंपनी है, सेमीकंडक्टर चिप है, ये कंपनीज इंडिया में स्ट्रोंग हो, ये हम चाहते हैं। वैसे देखो, इंडिया में इन्वेस्टमेंट काफ़ी आ रही है, ये बात तो सच है। कोरोना वाले इसी साल के शुरुआती 6 महीनों में 10.46 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई, और अभी इंडिया में 60 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न की कैटेगरी में आ चुके हैं। यूनिकॉर्न मतलब उनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो चुकी है। बट देखो, आवश्यकता ये है चाइना की तरह इंडिया भी हार्टेक कंपनीज पे ज़्यादा फोकस करे। इसके लिए इंडिया कर क्या सकता है? यूएस के साथ कोऑपरेट कर सकता है। जैसे देखो, यूएस का मेन जो राइवल है चाइना है। यूएस की जो हार्टेक कंपनीज हैं उनको मार्केट में एंट्री चाहिए, तो इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, वो इंडिया की मार्केट में एंट्री कर सकते हैं और इंडिया को इससे फ़ायदा ये होगा, टेक्नोलॉजी इंडिया मिलेगी। बट इसके लिए सही एग्रीमेंट्स इंडिया को यूएसए के साथ साइन करने पड़ेंगे। अगर देखो, यूएसए की हार्टेक कंपनीज इंडिया में आती हैं, सामान बेचती हैं, चली जाती हैं, तो इससे इंडिया को फ़ायदा नहीं होगा। टेक्नोलॉजी मिलेगी तभी फ़ायदा होगा। दूसरी जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, जैसे ताइवान है, ताइवान के साथ इंडिया बातचीत कर रहा है कि ताइवान सेमीकंडक्टर की चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में इस्टेब्लिश करें। अगर ऐसा होता है तो लोकली देखो, इंडिया में और बहुत सारी हार्टेक कंपनीज बूस्ट लेंगी, जैसे 5G डिवाइसेस वाली, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर बायोटेक और स्पेस टेक का एग्जांपल देते हुए कहते हैं, बायोटेक इंडस्ट्री और स्पेस इंडस्ट्री ने हमारे देश में अच्छा काम किया है। तो ये दिखाता है अगर राइट पॉलिटिकल विल हो, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो, तो इंडिया भी सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है किसी टेक्नोलॉजी के मामले में और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस अचीव कर सकता है। मतलब इंडिया की जो स्पेस कंपनीज हैं बाकी देशों की स्पेस कंपनीज का मुकाबला कर सकती हैं। तो स्पेस सेक्टर और बायोटेक सेक्टर में इंडिया ने अच्छा काम किया है। बट देखो, और दूसरे एरियाज में जो ये हार्टेक कंपनीज है ना, इनको बूस्ट मिलना जरूरी है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ओकस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं ओकस से संबंधित इस आर्टिकल में। एक तो देखो, ओकस एग्रीमेंट में तय ये हुआ है ना कि यूएस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देगा ऑस्ट्रेलिया को। देखो, इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी अगर यूएसए ऑस्ट्रेलिया को देगा तो ऑस्ट्रेलिया और ज़्यादा पावरफुल होगा। तो जो इंडियन ओशन रीजन है ना, इसमें अभी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडिया है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया पावरफुल होगा तो इंडिया को रिप्लेस करके ऑस्ट्रेलिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की कोशिश कर सकता है। एक पॉइंट ये निकल के आता है। कल को क्वेश्चन ऐसा आ जाता है ना, ओकस के बनने से इंडिया पर क्या नेगेटिव रिपरकशंस निकल के आते हैं, तो ये पॉइंट दे सकते हो। दूसरा जो पॉइंट निकल के आता है, जो अभी तक आपने शायद नहीं सुना होगा, देखो, यूएसए ऑस्ट्रेलिया को इतनी हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी दे रहा है, कल को चाइना भी अपने एलाय कंट्रीज को ये टेक्नोलॉजी देना चाइना ने स्टार्ट कर दिया। जैसे चाइना का एलाय कंट्री कौन है? पाकिस्तान। अब ऑलरेडी चाइना ने पाकिस्तान को बहुत सारी मिसाइल देकर रखी हैं। इवन न्यूक्लियर वेपन्स भी चाइना की कृपा से पाकिस्तान के पास हैं। तो चाइना और ज़्यादा हाई क्वालिटी का टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देने लग गया, तो नुकसान किसको होगा? सबसे ज़्यादा इंडिया को होगा। तो आर्म रेस स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी आ गई सबमरीन से संबंधित, तो हो सकता है चाइना अब और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश करे। तो ये आर्म्स की एक रेस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले हथियारों की रेस चली थी, सेकंड वर्ल्ड वार से पहले भी आर्म रेस थी विभिन्न देशों के बीच, तो उसी प्रकार की रेस देखने को मिल सकती है। और दूसरा ये पॉइंट तो पाकिस्तान से संबंधित तो है ही। तो ये कुछ ओकस से संबंधित पॉइंट्स हैं जो इस आर्टिकल से निकल के आते हैं।
बाकी तो देखो इस आर्टिकल में जो भी है हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है, 3 इश्यूज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।